प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। बड़े राज्यों के उदय की स्थितियाँ। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बढ़ते उपयोग ने बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियाँ पैदा की। लोहे के हथियारों से लैस योद्धा वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए कृषि उपकरण और औजारों ने किसानों को खाद्य आपूर्ति से अधिक खाद्यान्न उपजाने में सक्षम बनाया। सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए राजकुमारों द्वारा कर के रूप में अतिरिक्त उत्पादन एकत्र किया जाने लगा। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में विकसित कस्बों के लिए भी अधिशेष उपलब्ध कराया जाने लगा। इन भौतिक लाभों ने स्वाभाविक रूप से लोगों को पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अपने देश में रहने के लायक बनाया। शहरों में अपने कार्यान्वयन केंद्र निर्मित के साथ बड़े राज्यों के उदय ने प्रादेशिक विचार की भावना को सुदृढ़ किया। लोग अब अपने जन या जनजाति से अधिक अपने जनपद या अपने इलाके के प्रति निष्ठा रखने लगे। महाजनपद। हम देख सकते हैं कि वैदिक काल के अंत में कुछ जनपदों का उदय हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 500 के आसपास कृषि और बसावट की प्रगति के साथ ये एक सामान्य विशेषता बन गई। ईसा पूर्व 450 के आसपास अफ़गानिस्तान और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक फैले 40 जनपदों का उल्लेख पाणिनि द्वारा किया गया है। हालांकि दक्षिण भारत का प्रमुख हिस्सा इसमें शामिल नहीं था। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि जनपदों का विकास महाजनपदों में हुआ, जो बड़े राज्य या देश हैं। इन ग्रंथों में 16 का उल्लेख है। इनमें से 9 का उल्लेख पाणिनि ने किया है, जो महाजनपद नहीं बल्कि जनपद हैं। बुद्ध काल में हमें महाजनपद नामक 16 बड़े राज्य मिलते हैं। इनमें से अधिकांश का उदय ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों में हुआ, जिसमें गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ शामिल हैं। वे ज़्यादातर विंध्य के उत्तर और पश्चिम उत्तर की सीमाओं से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती शक्तिशाली थे। पूर्व में हम अंग के बारे में सुनते हैं, जिसमें आधुनिक जिले मुंगेर और भागलपुर शामिल हैं। चंपा में इसकी राजधानी थी, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बस्तियों के संकेत दिखाती है, और वहाँ उसी शताब्दी का एक मिट्टी का किला भी है। अंततः अंग साम्राज्य का विलय अपने शक्तिशाली पड़ोसी मगध में कर लिया गया था। पटना एवं गया के पूर्ववर्ती जिलों और शाहबाद के कुछ हिस्सों को अपनाकर मगध उस समय का अग्रणी राज्य बन गया। इसकी पहली राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र। दोनों किलेबंद और शक्तिशाली थे और ईसा पूर्व
5वीं शताब्दी के आसपास इनके बसने के निशान मिलते हैं। गंगा के उत्तर तिरहुत मंडल में वज्ज राज्य स्थित था, जिसमें 8 राजवंश थे। हालांकि सबसे शक्तिशाली राजवंश लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो वैशाली जिले में बसढ़ गांव के रूप में जानी जाती है। पुराणों में वैशाली को अति प्राचीन बताया गया है, लेकिन पुरातत्व के अनुसार बसढ़ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पहले नहीं बसा था। पश्चिम की तरफ हमें काशी साम्राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। राजघाट में खुदाई से पता चलता है कि सबसे पहले बस्तियों की शुरुआत ईसा पूर्व 500 के आसपास हुई और इस समय शहर मिट्टी के दीवारों से घिरे हुए थे। प्रारंभ में सभी राज्यों में काशी सबसे शक्तिशाली था। अंततः यह कौशल की शक्ति के सामने झुक गया। कौशल ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके को अपनाया और श्रावस्ती में अपनी राजधानी बनाई, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमाओं पर सहत महत के तौर पर जानी जाती है। खुदाई से पता चलता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सहत महत शायद ही बस पाए थे, लेकिन हम एक मिट्टी के किले की शुरुआत देखते हैं। कौशल का एक महत्वपूर्ण शहर अयोध्या था, जो रामायण की कहानी से जुड़ा है। हालांकि खुदाई से पता चलता है कि यह ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले किसी सूरत में नहीं बसा था। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य जनजातीय गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु की राजधानी बस्ती जिले में पीपरहवा के रूप में बताई जाती है। ईसा पूर्व 500 से पहले पीपरहवा में रहन सहन की शुरुआत नहीं हुई थी। नेपाल में पीपरहवा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्बिनी शाक्यों की दूसरी राजधानी थी। एक अशोक अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। कौशल के पड़ोस में मल्लों के गणतांत्रिक कबीले थे, जो वज्जी राज्य के उत्तरी सीमा से सटे थे। मल्लों की एक राजधानी कुशीनारा थी, जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनारा देवरिया जिले में कसिया के रूप में जानी जाती है। पश्चिम की तरफ यमुना तट पर वत्स साम्राज्य था, जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। वत्स कुरु वंश के थे, जो हस्तिनापुर से आकर कौशाम्बी में बस गए थे। कौशाम्बी को गंगा और यमुना के संगम के निकट होने के कारण चुना गया था। जैसा कि खुदाई बताती है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिट्टी के किले थे। हम कुरु और पांचाल के पुराने राज्यों के बारे में भी सुनते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल की तुलना में राजनीतिक रूप से अब इसका महत्व कम हो गया था। मध्य मालवा और मध्य प्रदेश से सटे हिस्से में अवंती साम्राज्य था। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी भाग में उज्जैन इसकी राजधानी थी और दक्षिणी भाग में महिषामती।
ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बाद ये दोनों शहर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। हालांकि उज्जैन ने अंततः महिषामती को पीछे छोड़ दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कार्य हुए और मजबूत किलाबंदी की गई। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए आपसी संघर्षों का था। अंततः मगध का राज्य सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज महत्वपूर्ण महाजनपद थे। कंबोज को पाणिनि के ग्रंथ में जनपद और पाली ग्रंथों में महाजनपद कहा जाता है। यह मध्य एशिया में पामीर क्षेत्र में स्थित था, जो बड़े इलाकों में आधुनिक तजाकिस्तान में फैला हुआ था। तजाकिस्तान में ईसा पूर्व 1500 और 1000 के आसपास इंडो आर्य बोलने वालों से जुड़े घोड़ों, रथों और स्पोक युक्त पहियों, शमशान और स्वास्तिक के अवशेष पाए गए हैं। ईसा पूर्व 500 के आसपास कंबोज में संस्कृत और पाली दोनों बोली जाती थी, जो उत्तर पथ द्वारा पाटलिपुत्र से जुड़ा था। मगध साम्राज्य का उदय और विकास। बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया। उन्होंने आक्रामकता और विजय की नीति अपनाई, जो अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुई। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की और चंपा में इसे अपने बेटे अजात शत्रु को सौंप दिया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उसके 3 पत्नियां थीं। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल के राजा की बेटी और कौशल नरेश के पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल की इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला, जिससे 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता था और यह राजस्व सिक्कों के रूप में एकत्र किया जाता था। इस विवाह ने कौशल से शत्रुता समाप्त कर दिया और दूसरे राज्यों से निपटने में बिंबिसार को पूर्ण अधिकार दिया। उनकी दूसरी पत्नी चेल्लाना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ, और उनकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्रा वंश के प्रमुख की बेटी थी। विभिन्न रियासतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने भारी राजनयिक प्रतिष्ठा दिलाई और पश्चिम और उत्तर की तरफ मगध के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंद्र प्रद्योत महासेन ने बिंबिसार से लड़ाई की, लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया। बाद में जब प्रद्योत पीलिया से पीड़ित हो गए, तो अवंती राजा के अनुरोध पर बिंबिसार ने शाही वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। कहा जाता है कि बिंबिसार को गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया, जिसे प्रद्योत लड़ाई में हार गए थे। इस तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से
बिंबिसार ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी, जिसे उस समय गिरिवराज कहा जाता था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके द्वार को चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर दिया गया था। इस तरह से यह अभेद्य हो गया था। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने ईसा पूर्व 544 से 492 के बीच 52 साल तक शासन किया। इसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु, जो कि ईसा पूर्व 492 से ईसा पूर्व 460 ने शासन किया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। उसके शासनकाल में बिंबिसार वंश चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने 2 युद्ध किए और तीसरे की तैयारी की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। इससे काशी और कौशल दोनों भड़क गए। फिर मगध और कौशल के बीच लंबा संघर्ष हुआ। आखिरकार अजातशत्रु युद्ध में विजयी हुए और शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु से अपनी बेटी का विवाह और काशी का पूरा अधिकार सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा। अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। यद्यपि उनकी माँ लिच्छवी की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। बहाना यह था कि लिच्छवी कौशल के सहयोगी थे। उन्होंने लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दिया और अंततः उन पर आक्रमण कर उनकी आज़ादी छीन ली और युद्ध में पराजित कर दिया। इसमें पूरे 16 वर्ष लगे। वे युद्ध में गुलेल की तरह की मशीन का इस्तेमाल करते थे, जो पत्थर फेंकता था। ऐसा करने में वे सफल भी रहे। उनके पास एक दंड या गद्दे वाला रथ था, जिससे सामूहिक हत्या की जाती थी। इस प्रकार काशी और वैशाली के जुड़ने से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। अजातशत्रु को अवंती के शक्तिशाली शासन का सामना करना पड़ा। अवंती ने कौशांबी के वत्सों को हराया था और मगध पर आक्रमण की धमकी दी थी। इस धमकी के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि उसके जीवन काल में आक्रमण नहीं हुआ। अजातशत्रु के बाद उदयीन आए। कहा जाता है कि उनका शासन महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने पटना में गंगा और सोन के संगम स्थल पर एक किले का निर्माण किया। यह इसलिए किया गया क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो इस समय तक उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पटना की स्थिति, जैसा कि बाद में उल्लेख है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। उदयीन के बाद शिशुनाग राजवंश आया, जिसने अस्थायी तौर पर अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अवंती की राजधानी उज्जैन का विनाश किया। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्ष पुरानी शत्रुता समाप्त हो गई।
इसके बाद अवंती मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया और यह मौर्य शासन के अंत तक बना रहा। शिशुनाग के बाद नंद आए, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। इनके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि अलेक्जेंडर, जिसने उस समय पंजाब पर आक्रमण किया था, उसने पूर्व की तरफ आने की हिम्मत नहीं की। नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति बढ़ाई, जहां से वे विजय पदक के रूप में जिना की मूर्ति लाए। यह सब महापद्मनंद के शासनकाल में हुआ। इस शासक ने एक राट होने का दावा किया, अर्थात एकमात्र ऐसा संप्रभुत्व संपन्न जिसने अन्य सभी शासकों का विनाश कर दिया। प्रतीत होता है कि उन्होंने कलिंग ही नहीं, कौशल पर भी कब्जा कर लिया था। नंद बहुत धनाढ्य और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार सेना और 3,000 से 6,000 युद्ध प्रशिक्षित हाथी थे। ऐसी विशाल सेना का गठन किसी प्रभावी कर प्रणाली के माध्यम से ही संभव थी। जाहिर है कि इसी सोच विचार के कारण अलेक्जेंडर को नंदों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में नंद कमजोर और अलोकप्रिय साबित हुए। मगध में उनके शासन को मौर्य साम्राज्य ने उखाड़ फेंका, जिनके शासनकाल में मगध साम्राज्य गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। मगध की सफलता के कारण। मौर्यों के उत्थान से पहले 2 शताब्दियों के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार इसी अवधि के ईरानी साम्राज्य विस्तार के समान है। इस अवधि के दौरान भारत में सबसे बड़े राज्य का गठन बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों ने किया। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार और राज्यों को मजबूत करने के लिए उचित अनुचित हर तरीके से अपनी शक्ति एवं साधनों का इस्तेमाल किया। हालांकि मगध के विस्तार का एकमात्र कारण यही नहीं था, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। लोह काल में मगध एक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का इलाका था, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लोह खदान मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगीर से बहुत दूर स्थित नहीं थी। पड़ोस में ही पर्याप्त लौह अयस्क की सरल उपलब्धता ने मगध के राजकुमारों को उपयुक्त हथियारों से लैस होने में सक्षम बनाया, जो उनके प्रतिद्वंदियों को आसानी से उपलब्ध नहीं थे। लोहे के खान पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। वे अवंती और उसकी राजधानी उज्जैन से ज़्यादा दूर नहीं थे। ईसा पूर्व 500 में उज्जैन में लोहे को पिघलाया और ढाला जाता था और संभवतः लोहारों ने अच्छे हथियारों का निर्माण किया। इस वजह से उत्तर भारत में मगध के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती अवंती थी और उज्जैन को अपने अधीन करने में मगध को लगभग 100 साल लगे। मगध को कुछ अन्य सुविधाएं भी थी। मगध की दोनों राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी। राजगीर 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरा हुआ था, लिहाजा उन दिनों यह अभेद्य था। जब तोपें नहीं थी और किलों को नष्ट करना आसान नहीं था, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मगध राजकुमारों ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी।
जिसने चारों तरफ के आवागमन वाले निर्णायक स्थानों पर कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित था और चौथी नदी घाघरा पाटलिपुत्र के पास गंगा में मिलती थी। औद्योगिक काल से पहले जब संचार मुश्किल था, सेना नदियों के रास्ते उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व में आ जा सकती थी। इसके अलावा पटना की स्थिति वास्तव में अच्छी थी क्योंकि यह नदियों से घिरा हुआ था, जबकि गंगा और सोन इसे उत्तर और पश्चिम में और पुनपुन दक्षिण और पूर्वी भाग में घेर रखा था। इसलिए पाटलिपुत्र वास्तविक जल किला या जल दुर्ग था। मगध मध्य गंगा के मैदानों के बीच स्थित था। गंगा इसे परिवहन और कृषि दोनों सुविधाएं प्रदान करती थी। चूंकि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानों में स्थित थे, इसलिए नदियों के रास्ते वे वहां पहुंच सकते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पटना के दक्षिणी भाग में पर्याप्त लकड़ी पाई जाती थी। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में लकड़ी की दीवारों और घरों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार नौकाओं का निर्माण आसानी से किया जाता था। इसने मगध को पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य विस्तार के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह कृषि के लिए अनुकूल वातावरण ने मगध की सहायता की। एक बार जंगल की सफाई हो गई, फिर जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ साबित हुई। भारी वर्षा के कारण यहाँ सिंचाई के बिना भी उत्पादन संभव था। ग्रामीण इलाकों में धान के विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता था, जिसका उल्लेख शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। यह क्षेत्र इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन योग्य था। इससे स्वाभाविक रूप से किसान काफ़ी अधिशेष खाद्यान्न का उत्पादन करने में सक्षम थे, जो करों के रूप में शासकों द्वारा लिए जाते थे। मगध के राजकुमारों को भी शहरों के उदय और धातु के पैसे के इस्तेमाल से लाभ हुआ। बुद्धकालीन पाली ग्रंथ में 20 शहरों का उल्लेख है। उनमें से ज़्यादातर मध्य गंगा के मैदानों में स्थित थे। उन्होंने उत्तर पूर्व भारत में व्यापार और वाणिज्य में योगदान दिया। राजकुमार वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाते थे, जिससे वे अपनी सेना के रखरखाव हेतु धन जमा करते थे। मगध ने सैन्य संगठन में एक विशेष मुकाम हासिल किया। यद्यपि भारतीय राज्य घोड़ों और रथों के इस्तेमाल से पूर्णतः परिचित थे, लेकिन मगध ने पहली बार पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में हाथियों का इस्तेमाल किया। देश के पूर्वी भाग से मगध के राजकुमारों को हाथियों आपूर्ति होती थी। ग्रीक सूत्रों से पता चलता है कि नंदों के पास 6000 हाथी थे। वे किलों को ध्वस्त करने और जंगलों और दलदलों से युक्त सड़क विहीन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने में हाथियों का इस्तेमाल करते थे। अंततः हम यह भी कह सकते हैं कि मगध समाज के रूढ़ि विरोधी चरित्र के लोग थे। यहाँ किरात और मगध के लोग बसे हुए थे, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों की दृष्टि में नीच थे। वैदिक लोगों के आगमन के बावजूद यहाँ प्रजातियों का जो घुलना मिलना हुआ वह काफ़ी अच्छा था। यहाँ वैदिक लोगों का आगमन हाल ही में हुआ था, इसलिए पहले से वैदिक प्रभाव वाले इलाकों की अपेक्षा मगध में इसके विस्तार का उत्साह अधिक था। इन्हीं कारणों से मगध अन्य राज्यों को पराजित करने और भारत में पहला साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे भारत का प्राचीन इतिहास, लेखक राम शरण शर्मा, इकाई 15।